तो आज हम टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन-कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, अभी देख लेते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले जो हमारी जो टॉपिक है वो आर्थिक क्रिया 1 पढ़ाएँगे, दूसरा व्यक्ति अर्थशास्त्र के 3 प्रमुख सिद्धांत ये पढ़ना है और आर्थिक समस्या की 3 अवधारणाएँ ये पढ़ना है। एक यही वही सिद्धांत और एक है अर्थशास्त्र की मूलभूत समस्या है और एक है अर्थशास्त्र के प्रकार। ये इतने टॉपिक पढ़ना है आज, ठीक है? इतने सारे टॉपिक को पढ़ने के बाद यह क्लास जो चैप्टर फर्स्ट है परिचय वो खत्म हो जाएगा, ठीक है? इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर हम अभी तक परिचय ही कर आए हैं, तो फर्स्ट चैप्टर वैसे अर्थशास्त्र यह पहला चैप्टर है जिसमें ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो फिर आगे देखते हैं कि क्या होता है। फिर हम समझते हैं आर्थिक क्रिया है, तो आर्थिक क्रिया क्या होती है? आपके मन में दिमाग में घूम रहा होगा कि आर्थिक क्रिया क्या होती है? आपने तो बोल दिया है आर्थिक क्रिया, लेकिन आर्थिक क्रिया होती क्या है? तो आर्थिक क्रिया सबसे पहले उपभोक्ता, उपभोक्ता कौन होता है? अब आप बोल रहे हैं उपभोक्ता कौन होता है? तो हम बताते हैं ना उपभोक्ता कौन होता है? उपभोक्ता होता है जो कि वस्तुओं को खरीदता है उसका उपयोग करता है, वो तो उपभोक्ता हो गया ना। उपभोक्ता आप है कि नहीं? आप 10 केजी जाके चीनी खरीदते हैं, 2 केजी दाल खरीदते हैं, तो वो खरीदना आपका क्या हो गया? उपभोक्ता कहलाए आप। लेकिन उसको घर में जाके गैस में चढ़ा के अच्छा से बना के खा गए, वो उपभोग कर रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं, तो उपयोग करना ही क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। यह हो गया, ये भी आर्थिक क्रिया में शामिल किया जाता है। क्या ये आर्थिक क्रिया में शामिल किया जाता है? हम तो उपभोक्ता कैसे किया जाता है आर्थिक क्रिया में शामिल? आपके दिमाग में चलो ना, हमको तो डाउट ही लग रहा है। पढ़ा रहे हैं पर डाउट लग रहा है। तो कैसे नहीं किया जाएगा? आप वहाँ जाके चीनी को, दाल को खरीदे, पैसा दे के खरीदे कि नहीं? तो आर्थिक क्रिया हुई कि नहीं? पैसा की लेन-देन हुई कि नहीं? हुई, वो दिए तो आपको पैसा घुराया भी गया होगा। हुई ना लेन-देन? वहाँ पे क्या उपभोक्ता क्या कर रहा है? उपभोक्ता भी एक प्रकार का आर्थिक क्रिया है। समझने में कोई दिक्कत आई क्या? आर्थिक क्रिया में सेकंड आता है उत्पादक। आपके दिमाग में घुसेगा कि उत्पादक क्या होता है? उत्पादन तो मैंने सुना था उत्पादक कैसे सुना हूँ? आज सुन रहा हूँ। उत्पादक वह होता है जो वस्तुओं का उत्पादन करता है। 2 केजी खेत में जाके गन्ना उत्पादन कर दीजिए, 40 केजी बीम उत्पादन कर दीजिए, तो आप क्या हो गए? उत्पादक कहलाए। उत्पादन क्यों किया जाता है? घर में रखने के लिए, सजाने के लिए, घर को महल बनाने के लिए उत्पादन किया जाता है। उसका कोई ना कोई उद्देश्य तो होगा ना। उसका मुख्य उद्देश्य होता है बेचना। जब बेचेंगे तो उससे क्या होगा? हमें आर्थिक क्रियाएँ प्राप्त होगी, आर्थिक पैसा मिलेगा। अब पैसा से हम अपनी बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, घूम सकते हैं। कहाँ? जाएँगे राजस्थान, मैदान देखेंगे, वहाँ का मरुस्थलीय क्षेत्र देखेंगे, जम्मू कश्मीर जाएँगे, डल झील, उनर झील ये देखेंगे। कब? जब हमारे पास पैसा होगा तब ना जाइएगा कि क्या आप उड़ के जाइएगा? आपके पास कोई प्राकृतिक पंख है उड़ के जाने का? क्या पैसा होता है, तो उत्पादन इसलिए किया जाता है ताकि हम उसे बाजार में बेच सके, उपभोक्ता उसको खरीद सके और मेरे लिए पैसा मिल सके, तो वो होता है उत्पादक। उत्पादक में कोई दिक्कत है क्या आपको? नहीं है। अब होता है वितरण। आप 4 दोस्तों के साथ भी रह के उनके साथ रह के बिस्किट को बाँटते हैं, तो क्या वितरण हो गया? वितरण तो हुआ। 4 दोस्तों के साथ आप रह के लंच का क्या करते हैं, शेयर करते हैं, वो भी तो वितरण हो गया। लेकिन इकोनॉमिक्स की भाषा में यह वितरण यहाँ नहीं बोल रहा है। 4 व्यक्तियों के पास तू बैठ ले, बिस्कुट बाँट, लंच बाँट या केला बाँट, यह वितरण नहीं है। यहाँ पे वितरण का अर्थ है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का अर्थ होता है पैसा, पैसा को सेक्टर में लगाना कि आज हम कृषि के क्षेत्र में लगा रहे हैं, कृषि के क्षेत्र, पशुपालन के क्षेत्र कंपनी में लगा रहे हैं, तो हम पैसा को बाँट रहे हैं कि नहीं बाँट रहे हैं? वितरण कर रहे हैं कि नहीं? हम कृषि में 40,000 लगाए, पैसा 40,000 कृषि में खर्च हुआ, कंपनी में 1 करोड़ हमारा खर्च हुआ है, 1 करोड़ पैसा यहाँ जा रहा है और क्या कहेंगे पशुपालन में 50,000 का हम पशु खरीदे उसको पालन करने के लिए, सिर्फ पोसने के लिए जिससे हमें उससे क्या मिले? उसे बेचने पर डबल पैसा मिले। तो यह होता है यहाँ वितरण। वितरण समझने का है तो इसे कहते हैं हम वितरण। आपको कुछ समझ में आई कि नहीं आई? वहाँ कहाँ देख रहे हो? इधर देखना है। ओ भाई इधर देख रहे हो? इधर देखो। एक होता है विनिमय।
विनिमय क्या होता है? हम तो आज सुने हैं विनिमय, तो विनिमय का अर्थ होता है क्रय-विक्रय करना। क्रय-विक्रय कैसे करते हैं? ये क्रय क्या होता है? विक्रय क्या होता है? आपके दिमाग में घुसेगा क्रय, खरीदना। क्रय का अर्थ होता है खरीदना और विक्रय का अर्थ होता है बेचना। सीधे शब्दों में याद रखिएगा कि नहीं? सरल भाषा में क्रय का अर्थ होता है खरीदना, विक्रय का अर्थ होता है बेचना, सर ने बताया। तो क्या हम क्रय विक्रय करते हैं कि नहीं? उसी को हम शॉर्ट भाषा में विनिमय कहते हैं। आज बोलिएगा, आज जब घर में जाके कभी भी दुकान में खरीदिएगा या तो बेचिएगा, उसे आप क्रय विक्रय ना बोल के डायरेक्ट विनिमय कह दीजिएगा, तब आपको पता चलेगा कि विनिमय क्या होता है। हाँ, इन्होंने सर तो बताया था विनिमय का अर्थ तो होता है खरीद बिक्री करना। हम किसी चीज को क्रय विक्रय करते हैं, वही विनिमय हो गए, तो इसे कहते हैं विनिमय। समझने में क्या कोई दिक्कत आई? ये भी आर्थिक क्रिया के अंतर्गत शामिल किया जाता है। हम पैसा देते हैं, किसी भी चीज को खरीदते हैं, मान के चलिए मार्केट में जाके हमने ये खरीदा था, ये क्या है? मार्क। तो हमने पैसा दिया तो हम क्रय किए, हमने पैसा दिया खरीदने गए, क्रय किए, और कोई दूसरा व्यक्ति ने या मार्कर को हमको दिया, ये मार्कर को हमको दिया तो विक्रय किया वो। मान के चलिए आपके पास क्या है? 2 केजी चावल है, हम आपके दुकान में खरीदने जा रहे हैं, तो आपने तो दिया ना हमको चावल, कितना? 2 केजी दिया। हम क्रय करने गए और आप उधर से विक्रय कर रहे हैं, देने का हमको कार्य कर रहे हैं, अर्थात विक्रय कर रहे हैं। समझ में आ गया? उसी को हम शॉर्ट भाषा में विनिमय कहते हैं। या हो गया विनिमय। तो ये आर्थिक क्रिया, और एक है आर्थिक क्रिया में लास्ट है उद्यमी। उद्यमी, उद्यमी क्या होता है? उद्यमी क्या होता है? आपके सवाल में प्रश्न घूम रहे होंगे। उद्यमी का अर्थ होता है उद्योग। उद्योग कैसे आर्थिक क्रिया है रे? कैसे है आर्थिक क्रिया? तो हम बताते हैं उद्योग। तो उद्योग में क्या एक व्यक्ति सामान बनाता है? नहीं ना। बहुत सारे व्यक्ति होते हैं उद्योग में सामान बनाते हैं। कोई बनाएगा बिस्कुट, कोई बनाएगा मिक्सचर, कोई बनाएगा चीनी, कोई बनाएगा दाल। क्या एक व्यक्ति की संभव है? नहीं। वो एक संगठन के टाइप में काम करते हैं, बहुत सारे व्यक्ति मिलके काम करते हैं, उसी को हम संगठन कहते हैं। तो उद्योग में क्या होते हैं? संगठन होते हैं। संगठन होते हैं उद्योग। क्या उद्योग में वस्तुओं का निर्माण घर में रखने के लिए किया जाता है या उसे बचने के लिए, वहां खाने के लिए किया जाता है उद्योग में? नहीं, उसका कहीं ना कहीं उद्देश्य तो होगा कि हम वस्तु का निर्माण कर रहे हैं, यानी कि उसको कहीं जाके बेचे, कहीं पे जाके बेचे, कहीं पे तो उसे बाजार में लेकर के क्या कर दिए जाते हैं? गाड़ी-गाड़ी, ट्रक-ट्रक भर के ले जाया जाता है, टेम्पो-टेम्पो भर के ले जाया जाता है, ताकि उसका व्यापार किया जा सके। तो व्यापार करेगा, तो व्यापार करेगा तो व्यापार किस लिए किया जाता है? हानि के लिए कि लाभ के लिए किया जाता है? ये बताइए आप। व्यापार करते हैं तो आप ₹10 का पेन बेच रहे हैं 5 में खरीद के, तो आप उसका व्यापार कर दिए। तो उसके लाभ में बेचिएगा कि हानि में बेचिएगा? 5 का पेन को ₹3 में बेचिएगा? नहीं सर, ये तो हम लाभ में बेचेंगे, ₹10 में बेचेंगे, आपका कहना है। तो वैसे ही तो व्यापार जो किया जाता है, वह लाभ कमाने के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो व्यापार है, वह लाभ कमाने के लिए हम करेंगे, ना कि हानि करने के लिए करेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं? उद्यमी, उद्योग कहते हैं। अब फिर अगला टॉपिक की ओर चलते हैं। एक है व्यष्टि अर्थशास्त्र के 3 प्रमुख सिद्धांत। व्यष्टि अर्थशास्त्र के 3 प्रमुख सिद्धांत के बारे में जानेंगे। सबसे पहला होता है वस्तु कीमत का निर्धारण करना, कि वस्तु का निर्धारण। दूसरा है साधन की कीमत का निर्धारण करना। तीसरा है आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। ये तीनों सिद्धांत के बारे में जानेंगे। सबसे पहला सिद्धांत है वस्तु की कीमतों का निर्धारण करना। वैसी वस्तु जिसके कीमत पर निर्धारण किया जाता है, कीमत का निर्धारण किया जाता है, उसे कीमत निर्धारण सिद्धांत कहा जाता है, वस्तु कीमत निर्धारण सिद्धांत कहा जाता है। हम क्या करते हैं कि किसी भी वस्तु का हम पहले कीमत का निर्धारण करते हैं, दुकान में जाते हैं, 40 का कॉपी दे दे, 40 का कॉपी है? अरे हाँ है। हम कीमत का निर्धारण किए, क्या हम बिना हम कॉपी का प्राइस जाने हम ले लेते हैं? नहीं। ले लेते हैं क्या? नहीं, नहीं लेते हैं। पहले हम उसका कीमत का निर्धारण करते हैं कि हमारे कॉपी दे दो, कितना का है पता नहीं है, उसकी कीमत का निर्धारण ही नहीं किए साधारण भाषा में। लेकिन सबसे पहले जाते हैं, वस्तु का निर्धारण करते हैं कि ये कॉपी कितने की है भैया? बोलेगा ₹40 का है। तो हम क्या कर दें? वैसी वस्तु जिसका कीमत का निर्धारण किया जाता है, कीमत निर्धारण सिद्धांत कहलाता है। दूसरा है साधन की कीमत का निर्धारण करना।
साधन की कीमत का निर्धारण कोई भी साधन है ऐसे हो गया। मैंने कॉपी बताया, हमने शीशा बताया, मैंने मोबाइल बताया, मोबाइल सब चलाते हैं। मोबाइल एक साधन है। किसका साधन है? बात करने का साधन नहीं है। गर्लफ्रेंड से 50 घंटा तक बात की वो साधन नहीं है मोबाइल। मोबाइल का उपयोग किया जाता है, बात करते हैं, लंबे दूरी तक ले जाते हैं। वो क्या होता है? साधन है। तो सबसे पहले हम उस साधन की कीमत का निर्धारण करते हैं। ये मोबाइल 10,000 में मिलता है, 15,000 में मिलता है। वो कौन-सा हो गया? साधन की कीमत का निर्धारण सिद्धांत हो गया। दूसरा होता है आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। आर्थिक कल्याण क्या होता है? कि खुद का आर्थिक विकास करना आर्थिक कल्याण होता है। ना रे बाबा ना। खुद का विकास के साथ-साथ समाज का विकास होना चाहिए, देश का विकास होना चाहिए। अब देश का विकास कैसे होगा हम आर्थिक हम मान के चलिए बिज़नेस 2 करोड़ का लगा लेते हैं फैक्ट्री। खुद का तो आर्थिक विकास होगा, देश का कैसे होगा? आपका दिमाग में प्रश्न घूमेगा, देश का कैसा होगा विकास? आप कहिएगा, हम बताते हैं ना कैसा होगा विकास। मान के चलिए कोई फैक्ट्री लगा दिए, 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, निवेश किया। अब उससे क्या हुआ कि समाज के इर्द-गिर्द उस फैक्ट्री के अगल-बगल रहने वाले लोगों को रोजगार मिला। समाज कल्याण हुआ, सामाजिक कल्याण भी हो गया, आर्थिक कल्याण भी हो गया और देश जो होता है केंद्र सरकार आपके फैक्ट्री में जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो भी लगाती है तो देश को भी फायदा हुआ, सबको फायदा हुआ। इसी को कहा जाता है आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। और एक आता है थोड़ा सा नीचे दब गया है, मेरे आवाजों को समझ के लिख लीजिएगा, थोड़ा सा नीचे हो गया। आर्थिक समस्या के 3 अवधारणा। सबसे पहला होता है उत्पादन संभावना वक्र पहला, दूसरा होता है अवसर लागत दूसरा है, तीसरा होता है सीमांत अवसर लागत। जिसको नहीं दिख रहा है अभी यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हमने लिख दिया है तीनों सिद्धांत को। ये होता है उत्पादन संभावना वक्र, सीमांत अवसर लागत और एक होता है कहाँ पे, एक होता है सीमांत अवसर लागत। यही है आर्थिक समस्या के 3 अवधारणा। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है आपको दिख रहा है कि नहीं? बोलिएगा जरूर दिख रहा है। तो ये क्या होता है उत्पादन संभावना वक्र। क्या होता है? क्या होता है? आपके दिमाग में घूम रहा है कि क्या होता है? ये इसको याद रखना है कि आलू प्लस चावल उत्पादन संभावना वक्र। किसका उत्पादन होने की संभावनाएं ज्यादा है? चुनाव किया जाता है कि एक वस्तु हम आलू ले लिए, एक वस्तु चावल ले लिए, ठीक है? आप ये उपलब्ध सूची का चुनाव करेंगे कि किस वस्तु का उत्पादन होने की संभावनाएं अधिक है। मान के चलिए आपको समझ नहीं आया, हमको पता है, आपको ऐसे में समझ नहीं आएगा। आपके घर में खेती करते हैं, गन्ना का उत्पादन करते हैं, गन्ना का बीन का उत्पादन करते हैं। ये छोड़िए हटाइए, मान के चलिए इसी का आलू का उत्पादन करते हैं, चावल का उत्पादन करते हैं। बोलेंगे बिल्कुल साहब हम लोग खेती करते हैं तो उत्पादन तो करेंगे ही। तो सबसे पहले उन दोनों की सूची बनाई जाती है कि सबसे ज्यादा उत्पादन क्या होगा, आलू का उत्पादन होगा कि चावल का उत्पादन होगा। अब उसका चुनाव कीजिएगा। नहीं इस बार हम ना आलू में चावल ही अच्छा होता है, ज्यादा उत्पादन होगा। आप चावल को बोलेंगे कि चावल का तो जो आप सोचे कि चावल का उत्पादन ज्यादा होता है, चावल लगाते हैं, तो आप उसका चुनाव किए। उपलब्ध कितने थे? 2 सूची थे, आलू प्लस चावल, ये 2 आपके पास उपलब्ध थे, लेकिन आपके पास जो चुनाव जो किए वह चावल का चुनाव किए। तो उसी को कहा जाता है उत्पादन संभावना वक्र। जिसके उत्पादन होने की संभावनाएं अधिक होती है उसका चुनाव किया जाता है, उसी को हम उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। अब उत्पादन संभावना वक्र जो होता है यह उसका डायग्राम है, देख लीजिए। जो कि पूछा जाता है कैसा बाएं से दाईं ओर झुका होता है, किधर झुका होता है? आपको बोल रहे हैं आपका ध्यान किधर है, आपका बोर्ड इधर है तो इधर देखिए। ये बाएं से दाईं ओर झुका होता है और इसका जो कर्व जो होता है वह अवतल होता है। आपने 10 क्लास में पढ़ा है शायद, पढ़ा है ना अवतल उत्तल दर्पण।
तो ऐसा होगा तो ये कौन-सा द होता है? अवतल होता है, लेकिन ऐसा हो जाता है ये तो क्या होता है? उत्तल होता, लेकिन यह क्या ऐसा है? ऐसा है तो ये कौन-सा हो जाएगा? अवतल हो जाएगा। समझ में आ गया आप सभी को? ठीक है। अब दूसरा होता है सीमांत अवसर लागत। ये क्या होता है सर? सीमांत अवसर लागत क्या होता है? तो एक वस्तु के उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु की उत्पादन में कमी की जाती है, उसे ही सीमांत अवसर लागत कहते हैं। मान के चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं, आपको समझने की ज़रूरी नहीं है, आपको केवल देखना है, ध्यान रखना है क्लास में। इधर देख, इधर कहते हैं आलू। आलू क्या होता है? आलू और प्लस यहाँ पे चावल y लिए हैं, तो यहाँ पे आलू का उत्पादन 0 है, दिख रहा है? और तो यहाँ चावल का उत्पादन 10 है, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब क्या कर दिए कि आलू का उत्पादन 1 कर दिए हम, ठीक है? आलू का उत्पादन 1 कर दिए, तो क्या हो गया? यहाँ पे चावल का उत्पादन 9 हो गया। तो आपने कहा कि एक वस्तु के उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु के उत्पादन की कमी की जाती है, वही तो सीमांत औसत लागत होती है। ठीक बोला? यहाँ पे क्या आलू के उत्पादन में हमने वृद्धि किया, 1 किया, तो चावल के उत्पादन में क्या हो गया? कमी हो गया। कितने की कमी? 1 की कमी होगी? 9 हो गया। अब दूसरे साल में आलू के उत्पादन को हमने 2 कर दिया। आलू के उत्पादन को कितने कर दिए? 2 कर दिए। तो अब 9 में 2 घटा देंगे तो हमारे चावल के उत्पादन में कितनी की कमी होगी? 7 की कमी होगी। तो यही तो कहता है कि हम एक वस्तु के उत्पादन में कमी करते हैं, तो दूसरे वस्तु के उत्पादन में वृद्धि करते हैं। यही हो गया हमारा सीमांत अवसर लागत। यही तो हो गए। सही बोलते हैं। अब होता है अर्थशास्त्र की मूलभूत समस्या। अर्थशास्त्र की मूलभूत समस्या क्या है? आपको इधर देखना है, अर्थशास्त्र की मूलभूत समस्या क्या है? क्या उत्पादन किया जाए, ये पहला है। दूसरा है कैसे उत्पादन किया जाए, ये दूसरा है। और किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये तीसरा है। ये 3 होते हैं अर्थशास्त्र की मूलभूत समस्याएं। आप पढ़ेंगे कि क्या उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए, वस्तु की उत्पादन की मात्रा क्या होगी, ये पहली समस्या में रखते हैं कि क्या उत्पादन किया जाए, चावल उत्पादन किया जाए, आलू उत्पादन किया जाए, गेहूं उत्पादन किया जाए, गन्ना उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, ये अर्थशास्त्र की पहली समस्या है। दूसरी कैसे उत्पादन किया जाए। मान के चले उत्पादन कर रहे तो निकल गए, तो कैसे उत्पादन कीजिएगा, सवाल तो आएगा ना, क्या उत्पादन। मान के चले एक वर्ष आ रहा है, हम बोलेंगे कि क्या उत्पादन किया जाए। घर में पापा बोलते हैं आज इस साल आलू लगाते हैं, नहीं वो चावल लगाते हैं। हमने तो चुनाव संभावना वक्र पढ़ा दिया, चुनाव किए चावल, तो उसको कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, 2 केजी चावल लगाए। 2 केजी मतलब वो खरीदने वाला 2 केजी लगाए, नहीं थोड़ा सा जमीन बड़ा है, 4 केजी लगाते हैं। कितना केजी? 4 केजी लगाते हैं। कितनी मात्रा में उत्पादन होगा, यही तो हो गया क्या उत्पादन किया जाए में होगा। अब उत्पादन कैसे करेंगे पापा, आपका सवाल होगा कैसे करेंगे, पूछिए पूछिएगा। हाथ से करेंगे या मजदूर लगाएंगे, तो हाथ से करेंगे या तो डायरेक्ट आप तो खेत करने, चावल के उत्पादन करने के साथ साथ कटाई वाले भी मशीन आ जा रहे हैं, या मशीन से उत्पादन किया जाए, तो कैसे उत्पादन में हाथ या मशीन क्या से कैसे उत्पादन किया रखा जाता है, किसके लिए उत्पादन किया जाए। क्या हम बड़े बड़े फैक्ट्रियों के लिए उत्पादन करेंगे, अमीर के लिए उत्पादन करेंगे या गरीब के लिए उत्पादन करेंगे, किसके लिए उत्पादन करेंगे। ये तीसरी समस्या होती है अर्थशास्त्र की। आपने समझ में आ गया अर्थशास्त्र की 3 मूलभूत समस्या। अब होते हैं अर्थशास्त्र के प्रकार। नीचे है, दिखेगा नहीं, थोड़ा सा वीडियो कट होगा नीचे साइड का, तो आपको हम बोल रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। तो अर्थशास्त्र के प्रकार, तो अर्थशास्त्र के 3 प्रकार होते हैं। पहला लिखिए पूंजीवादी, जिसे रूढ़िवादी भी कहते हैं। पूंजीवादी लिख के डैश दीजिए, जिसे रूढ़िवादी भी कहते हैं। दूसरा लिखिए आप समाजवादी, दूसरा लिखिए समाजवादी, लिख लिए। तीसरा लिखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थशास्त्र। तीसरा लेके तो हमने अर्थशास्त्र के 3 प्रकार लिखा है। कौन-कौन से? पूंजीवादी, जिसे रूढ़िवादी भी कहते हैं, एक समाजवादी और एक है हमारा मिश्रित अर्थशास्त्र।
अर्थव्यवस्था, ठीक है? तो इसमें देखते हैं कि पूंजीवादी और रूढ़िवादी क्या होता है। तो पूंजी और रूढ़िवादी किसी एक व्यक्ति का नियंत्रण होता है, उसे हम पूंजीवादी या तो रूढ़िवादी कहते हैं। किसके? एक व्यक्ति का नियंत्रण होता है। यूएसए, यूएसए के जानते हैं उप राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रम्प। ट्रम्प है। पूरे देश के उत्पादन पर कहाँ कितना हो रहा है, कहाँ से लग रहा है, उसका सारा जानकारी रखता है वो नहीं रखेगा? बिल्कुल रखेगा। क्यों नहीं रखेगा? क्योंकि वह पूंजीवादी देश है, रूढ़िवादी देश है। कौन? यूएसए, जिसमें किसी एक व्यक्ति का नियंत्रण होता है, सबका नियंत्रण नहीं होता है। उसी को हम पूंजीवादी या तो रूढ़िवादी कहते हैं, ठीक है? एक होता है समाजवादी। आप बोलिएगा समाजवादी क्या होता है? इधर देख, वो किधर देख रहा है? आपका ध्यान किधर है? इधर देखिए, इधर बताते हैं। तो समाजवादी को कहना है जिसमें केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है, गवर्नमेंट का नियंत्रण होता है, जो सबके लिए सार्वजनिक के लिए होता है, वो समाजवादी होता है। वो समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है। शॉर्ट में चलते हैं, वो सार्वजनिक है कि नहीं? शमशान घाट सार्वजनिक है कि नहीं? खेल का मैदान जो क्रिकेट खेलते हैं मैदान में, वो सार्वजनिक है कि नहीं? फुटबॉल का मैदान तो वो सार्वजनिक है कि नहीं? है, बिल्कुल है। वह समाजवादी समाज के लिए है, जिस पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है, वो सबके लिए उपयोग किए जाते हैं। वह समाजवादी के अंतर्गत आ जाता है। अब होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या मिश्रित क्या होगी? तो चलिए हम पूंजीवादी और समाजवादी दोनों को मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं, वो मिश्रित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मिश्रित हो जाते हैं। पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था में होते हैं। छोटे-छोटे कंपनी, छोटे-छोटे उद्योग, छोटे-छोटे बाजार क्या होते हैं? एक व्यक्ति के नियंत्रण में होता है। छोटे-छोटे कंपनी और फैक्ट्री किसी एक व्यक्ति के हाथों में नहीं होता है। आप बोलिएगा होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। तो वो कैसा है? पूंजीवादी है। और बड़े-बड़े कंपनी जैसे कि आरबीआई, आरबीआई जानते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक जानते हैं? हाँ, वो तो केंद्र सरकार का है। बड़े-बड़े कंपनी, बड़े-बड़े क्षेत्र जो होते हैं, वो केंद्र सरकार के होते हैं। वो किसके अंतर्गत हो गया? केंद्र सरकार का हो गया। दोनों का गुण हुआ ना कि छोटे कंपनी लग रहा है एक व्यक्ति के बीच, और जो बड़ा कंपनी है वो लग रहा है केंद्र सरकार के हाथों में है, तो वह दोनों का उत्पादन हो गया इसमें। एक तो पूंजीवादी, एक हो गया हमारा समाजवादी, दोनों का इसमें गुण दिखा दे रहा है, तो विस्तृत अर्थव्यवस्था हो गया। जिसमें दोनों के गुण दिखे वो विस्तृत अर्थव्यवस्था हो जाता है। एक व्यक्ति उत्पादन करता है, वो खुद के लिए करता है, वो एकल स्वामित्व होता है वो उसके लिए। खेती करता है, वो खुद के लिए उत्पादन करता है, वो बेचता है, सबके समाज कल्याण के लिए उत्पादन नहीं करता है। वो क्या हो गया? एक तरह से पूंजीवादी हो गया। इसी को हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। हमारा देश कैसा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था को नियम का पालन करता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के आधार पर चलता है हमारा देश। ना तो पूंजीवादी है, पूंजीवादी कौन? यूएसए है। और समाजवादी यूएसएसआर। यूएसएसआर किसे कहते हैं? सोवियत संघ को कहते हैं यूएसएसआर। रूस को, रसिया को कहते हैं पुतिन। याद है पुतिन को? आप पुतिन को जानते हैं, उसे कहते हैं। वो समाजवादी, चीन भी एक प्रकार का समाजवादी अर्थव्यवस्था है, जबकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में भारत आता है। हम तो इसी के लिए जानते हैं। तो आज का चैप्टर में हमने जाना है इतना, तो अब जानेंगे कि हम 12th क्लास का एग्जाम का तैयारी करवा रहे हैं इकोनॉमिक्स का, तो कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे कि हमको तैयारी करके निकल जाना, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। आपको सिखाना, आपको अच्छे मार्क से पास करना मेरा उद्देश्य है। तो सबसे पहला हम देखेंगे कि कहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो यानी तो पूछेगा व्यष्टि अर्थशास्त्र के 3 प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो पूछेगा व्यष्टि अर्थशास्त्र के कितने प्रमुख सिद्धांत हैं? आप बोलिएगा 3 प्रमुख सिद्धांत हैं। कौन-कौन से? वस्तु की कीमत का निर्धारण, साधन की कीमत का निर्धारण, आपकी कल्याण का सिद्धांत। ये 3 है। कौन? व्यष्टि अर्थशास्त्र के 3 प्रमुख सिद्धांत हो गए। आप बोलिएगा जिसमें सबसे ज्यादा फेमस है उत्पादन संभावना वक्र से पूछा जाएगा कि ये किधर की ओर झुकी हुई रहती है? आपका आंसर रहेगा बाएं से दाईं ओर। कैसा होता है इसका डायग्राम? अवतल होता है। देखिए तो अवतल है कि नहीं? ऐसा है। इधर है तो अवतल होगा कि नहीं? ठीक है। इसमें क्या की जाती है? डिफिनेशन दे देगा आपको। तो उत्पादन संभावना में उपलब्ध जो सूची होते है, जो वस्तु का चुनाव किसमें किया जाता है? उत्पादन संभावना वक्र में किया जाता है। ये हो गया। अब सीमांत अवसर लागत
किस किस सिद्धांत में, अर्थशास्त्र के किस सिद्धांत में एक वस्तु के उत्पादन और दूसरी वस्तु की कमी की जाती है? आपका आंसर होगा सीमांत अवसर लागत होते हैं। ये 2 नंबर में आपको लिखने के लिए भी दे सकते हैं। केवल इकोनॉमिक्स केवल एग्ज़ाम हमारा 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, 50 नंबर का क्या होता है, थ्योरी पेपर होता है। टोटल 80 होते हैं, 20 नंबर के प्रैक्टिकल मिलते हैं। और ये पता अर्थशास्त्र की मूलभूत समस्याएँ ये और ये याद रखना है कि अर्थशास्त्र के प्रकार बताएँ जो कि समझने के लिए याद रखना है, ठीक है? तो हम आपको सिखाएँगे कि किस तरह से लिखना है एग्ज़ाम में जो नंबर मिलेगा, किस तरह से नहीं लिखना है, कितने प्रश्न पूछे जाएँगे, कितने ऑब्जेक्टिव होंगे, कितने थ्योरी पेपर होंगे, कितने क्या होंगे, तो हमें कहाँ से नंबर उठाना है, कहाँ नंबर उठाना नहीं है, उसके बारे में अच्छा से तैयारी करेंगे। क्योंकि तो यहीं से करना है। तो आपके लिए ये पहला व्यष्टि अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर आप समाप्त करते हैं। फिर अगला बार क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। दुगनी ऊर्जा के साथ आपका भी आशा रखते हैं कि आप अच्छे, जबरदस्त और तंदुरुस्त के साथ एनर्जी बना के इस क्लास में फिर से आएँगे। इस क्लास के लिए धन्यवाद, शुक्रिया अदा आप मेरे क्लास में जुड़े उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप ही के हैं तो आप सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। आपका सब्सक्राइब ही आपका प्रेज़ेंट होता है। ये आप अपने प्रेज़ेंटेशन को दर्शाते हैं, सब्सक्राइब कर देते हैं यानी कि आप अपना प्रेज़ेंटेशन को दर्शा रहे हैं। यहाँ पर मैं प्रेज़ेंट हूँ, प्रेज़ेंट है स्कूल में बनाते हैं ना हम, ये अटेंडेंस बनाते हैं, प्रेज़ेंट है, तो आपको वहाँ लाइक और सब्सक्राइब कर देना है ताकि हमको पता चल जाए कि हाँ, आप क्लास में जुड़े हैं, प्रेज़ेंट हैं। ये देखिएगा। तो धन्यवाद। आज के क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगला क्लास में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।